याक्षिणी एक अभिशापित डायन जो अपने शिकार के लिए घूमती रहती है। रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और आसाम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे में किश्नोई नदी को घेर रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था, जो धीमी रफ्तार के संग बहे जा रहा था। विराट की एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था, तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट धीरे धीरे मोबाइल के टॉर्च को जलाकर नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बजने लग जाता है। विराट ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ वंदना। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कहाँ तक पहुंचे आप? जी, किश्नोई नदी पहुंच गया हूँ और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास आता हूँ। वंदना की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या कहा कि किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? विराट कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें तो पता ही है कि बगला मुद्दा गांव से रोमचा मुद्दा गांव जाने का एकमात्र रास्ता यही है, और वह भी नदी पार करके जाना पड़ता है। वंदना घबराते हुए विराट को जवाब देते हुए कहती है, आपको इतनी रात में नहीं आना चाहिए था। आपको कोठी पर ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना नदी के पार वह घूमती है? विराट हैरानी के साथ पूछता है, वह वह कौन घूमती है? वंदना घबराते हुए विराट को जवाब देते हुए कहती है, मतलब आपको सब पता है फिर भी जानबूझकर पूछ रहे हो? आपको माँ जी ने बताया था ना कि नदी पार करते हुए उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह सचमुच में आ जाती है। विराट कहता है, वंदना तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें यक्षिणी की कहानी सुना दी। विराट अपनी बात पूरी करता है, उसके पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जी, हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है इसके लिए माफ कर देना। अब यह कभी उसका नाम नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वंदना तुम भी ना, यक्षिणी यक्षिणी कुछ नहीं होता। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई है, और कुछ भी नहीं है। इस बात का जवाब देते हुए वंदना कहती है, आप नहीं मानते तो मत मानिए, मैं तो मानती हूँ, और आप बस जल्दी आ जाइए। विराट हंसते हुए कहता है, हाँ वंदना, आता हूँ, नदी तो पार कर लूं पहले। वंदना कहती है, अच्छा मैं रखती हूँ। तभी विराट ने फोन रखने से पहले कहा, अरे ऐसे कैसे? तुम्हें लगता है तुम कुछ भूल रही हो। वंदना कहती है, मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? विराट हंसते हुए कहता है, यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन यह याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। वंदना कहती है, गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में मैं तो भूल ही गई थी। विराट ने मुंह बनाते हुए कहता है, भूल गई थी ना, तो उसकी सजा मिलेगी तुम्हें। सजा के लिए तैयार रहना होगा। वंदना बड़े प्यार से पूछती है, अच्छा तो क्या सजा दोगे आप? विराट जवाब देते हुए कहता है, सजा यह है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। विराट कहता है, अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? जवाब देते हुए वंदना कहती है, ठीक है, आ जाइए, मैं इंतजार करूंगी आपका। जल्दी आना। वंदना फोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने 2-3 कदम आगे बढ़ा ही थे
कि उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे कोई लड़की भागते हुए निकलती है। पायल की आवाज सुनकर विराट जहां खड़ा होता है वहीं रुक जाता है। पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई देता। उसके पीछे कोई भी नहीं था। विराट मन ही मन कहता है, यह वंदना भी ना यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया है। यही वह मुझे डरा रहा है। और वैसे भी मैं खुद ही यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ने पर विराट को एक काला साया दिखता है। काले साये को देखकर विराट के कदम अपने आप ही थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह विराट का ही इंतजार कर रहा था। काले साये के पास से पायल की आवाज और चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कप कपाने लग गए थे। विराट डरते हुए मन ही मन सोचता है, कहीं वंदना की बात सच तो नहीं थी, यह यक्षिणी ही तो नहीं है। विराट उस साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। विराट ने डरते हुए कहा, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता। सन्नाटा अब भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उसको लेता है पर डालता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साये पर पड़ती है, विराट देखता है कि वह शायद किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल व लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसकी कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वह लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहेगा। वह लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करके अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट यह भूल जाता कि यक्षिणी जैसी कोई चीज भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उसे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की अपने चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है, जो रखा है काम में रखा है। विराट कहता है, कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। उसे आज रात भर जगा कर रखना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे रात भर नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बस में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात, कल रात, परसों नरसों जगा कर रखूंगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते हुए ही विराट उस लड़की को अपने सीने से लगा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों की जिस्म की गर्मी से रेत उसके शरीर पर चिपक गई थी। लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट ऊपर। विराट के माथे की पसीने की बूंदें साफ जाहिर कर रही थी कि वह थक चुका था और उसके बदन सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी बुझी नहीं थी।
एकदम से विराट की नज़र उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है। वह देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे-धीरे झुर्रियाँ आने लग गई थी। उसके हाथ-पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी। उसके बाल काले की जगह सफ़ेद हो गए थे। देखते ही देखते वह लड़की अचानक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गई। यह सब देखकर विराट की आँखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट घबराते हुए कहता है, "कौन हो तुम?" वह लड़की धीरे से कहती है, "मैं यक्षिणी, तेरी मौत।" यह सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह झट से उसे दूर हटाने लगता है, मगर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, "अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी तक बुझी नहीं है। तुम तो मुझे परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ, थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर?" जोर-जोर से यह कहकर वह हँसने लगती है। विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि उसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उसे यक्षिणी की आँखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, "वासना की प्यास में तू यह भूल गया कमीने कि तेरी पत्नी वंदना घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं हो सकती।" इतना कहकर याक्षिणी अपने हाथ विराट के सीने पर रख देती है। याक्षिणी के लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह नुकीले थे। विराट डरते हुए कहता है, "नहीं नहीं, ऐसा मत करो। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे।" पर याक्षिणी उसकी एक नहीं सुनती और अपने हाथ विराट के सीने में घुसा देती है और जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। विराट के शरीर पर खून नाखून के सहारे याक्षिणी के शरीर में जाने लगता है। जैसे-जैसे खून याक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वह वापस से जवान होती जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी। विराट का शरीर सूखकर सफेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची थी, पर उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। यक्षिणी धीरे से अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और उसे कहती है, "यही है यक्षिणी का बदला।" इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी की हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से बारिश की बूंदें बंद हो जाती हैं।